हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट्स। और लास्ट टाइम हम लोगों ने मैट्रिक्स टॉपिक को कवर करा था और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत वो भी चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या है और उसी के बेस पे डिटरमिनेंट क्या है। तो सबसे पहला चीज आपको यह ध्यान रखना होगा कि जैसे कि अगर हम ए को कुछ इस तरीके से ए आई जे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये डब्बे में अरेंज कर दिए या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट पे अरेंज कर दिए या फिर कुछ इस तरीके के डिजाइन के अंदर हम लोग एलिमेंट को अरेंज कर दिए। और अरेंजमेंट आपको रो और कॉलम में होता है, कुछ रो होंगे कुछ कॉलम होंगे। यहाँ हम लोगों ने m क्रॉस n एज्यूम किया है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते थे कि सर ये क्या है, तो मैट्रिक्स है। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 5 5 6 7, तो ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स। और ये बोले हुए थे कि मैट्रिक्स जो था वो एक अरेंजमेंट था, किसका, तो नंबर का विद इन अ ब्रैकेट। बट डिटरमिनेंट क्या है, तो यहीं पे इन्हीं नंबर को इस तरीके से अगर अरेंज कर दे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से 9 नंबर को दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अरेंज कर दिए। और अरेंजमेंट से पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये स्क्वायर में होना चाहिए। स्क्वायर होने का मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम रहने चाहिए। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, जबकि मैट्रिक्स में हमने बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो अरेंजमेंट है। और एक आध चीज और हम आज आपको बोलना चाहेंगे कि देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा युग चल रहा है, तो बच्चे बोलते हैं सर कलयुग। नहीं, लेकिन मैं इसे कलयुग के साथ साथ कंपटीशन युग भी मानता हूं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उस टाइम में आपको बिना कंपटीशन फेस किए, बिना नॉलेज के रहते आप किसी अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हो। और नॉलेज तो बच्चे आपको तभी आएगा जब आप टोटल मतलब क्या, जो भी चीज आपको इफेक्टिव चीज है वो पढ़ोगे तभी नॉलेज आएगा। अगर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ के एग्जाम पास करने के व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई से आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, जो कंपटीशन फेस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चे आप एनसीईआरटी से 12th पास कर जाइएगा और हम जो पढ़ाते हैं उससे भी 12th पास कीजिएगा, ठीक है। मगर हमारे लेक्चर से आप 12th के साथ साथ, 12th में अच्छा नंबर के साथ साथ किसी भी कंपटीशन टाइप के एग्जाम में आप बैठेगा तो ये आपको हेल्प ही करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किया जाता है आप टोटल वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड के लिए होता है बच्चे वो वीडियो देखते हैं, और जो थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि ये जेईई के लिए मस्ट है, बोर्ड के लिए नहीं है, तो उन वीडियो पे बच्चों का जो ध्यान होता है थोड़ा सा कम रहता है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप जितने भी लेक्चर मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं सारे लेक्चर को देखिए, उनका रेगुलर नोट कंप्लीट कीजिए, और जब आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा ऑफलाइन तो हम उन सारी चीज़ों को, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग एक नया टॉपिक, नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं और हेडिंग देते हैं डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट में पहले इसको इरेज करते हैं। डिटरमिनेंट में सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे नोटेशन। क्या पढ़ेंगे? नोटेशन। तो ए डिटरमिनेंट, a determinant of order 2 is written as
दिस। अगर मान लीजिए आपसे दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट पूछा जाए तो इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन के बीच में आप इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज करोगे। दो ऑर्डर मतलब यहाँ रो भी दो होने चाहिए और कॉलम भी दो होने चाहिए। सिमिलरली अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 का भी लिख के बताइए, तो सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्डर 3 है तो इसमें कितने रो होने चाहिए, तो 3 रो होने चाहिए। और कितने कॉलम होने चाहिए, तो 3 कॉलम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हो गया आपको डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का। अब जैसे कि मान लीजिए या बोल दे कि ऑर्डर 4 का लिखिए, तो ऑर्डर 4 के लिए आपको यहां पे A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, A4 B4 C4 और D4। यानी कि इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज करके लिखेंगे। तो सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 आर written as this and this and this। तो ये हो गया आपको किसी भी डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका। अब जैसा कि बच्चे हमने मैट्रिक्स में रो और कॉलम के बारे में बात तो किया था, लेकिन बहुत कम बात किया था। आज हम स्टेटमेंट के भी रूप में लिखेंगे उन सारे पॉइंट को और आपको हम समझाएंगे। जैसे कि बच्चे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये A1 B1 C1 D1, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और ये पहला रो है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R और उसके जस्ट बॉटम साइड पे 1। अब जैसा कि ये आपका बच्चे कौन सा रो हो गया, तो सेकेंड रो हो गया, इसीलिए इसको हम लोग डिनोट करेंगे R2 से। उसी प्रकार से ये क्या हो गया, तो तीसरा रो तो R3, और ये हो गया आपका चौथा रो तो R4। तो ये आपका क्या कहलाता है, रो। तो एक चीज देखिए, रो को हम लोग किस तरीके से काउंट कर रहे हैं, तो सर लेफ्ट से राइट की तरफ जो एलिमेंट जा रहा है, किधर से, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो एलिमेंट जो लाइन जा रहा है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल ना, तो उसको रो बोलते हैं। और ये हो गया आपका कॉलम, तो ये आपका हो गया कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम, ये हो गया आपका कॉलम 3 और ये हो गया आपका कॉलम 4। तो ये हो गया नोटेशन। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर क्या इस पे टाइम वेस्ट करें, लेकिन बच्चे इन सारे चीज़ों से टाइम वेस्ट नहीं होता। हमें सब तरह के बच्चों को लेके चलना होता है। और हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि हमारे लेक्चर में आपको लोअर यानी कि बहुत ही बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताया जाएगा, और हाँ उस लेवल तक का बताया जाएगा जिस लेवल से आप एडवांस के क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हो। और इस चीज के लिए आपको कंप्लीट लेक्चर देखना ही पड़ेगा। तो अब नोटेशन के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि इस डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को अब हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए नोट्स। नोट्स में पहला पॉइंट, ईच ऑफ द numbers of a determinant is called एलिमेंट्स। देखिए बच्चे इसका क्या मतलब हो गया, ये जो आपको दो स्ट्रेट लाइन के बीच में नंबर एलिमेंट को, इन सारे नंबर को हम अरेंज किए A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 एंड इन सारे को, तो इन सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। मैट्रिक्स में भी ये चीज आपको बताया गया था। अब सेकेंड, द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइंस counting from
काउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम is called row, ROW, and it is denoted by R1, R2, R3 डॉट डॉट डॉट। देखिए बच्चे, यहां पे हमने आपको क्या स्टेटमेंट लिखा है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल तो जानते हो ये होता है ना, हाँ नो, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ गिनती करो, 1 2 3 4, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। और डिनोट करते हैं किस तरीके से, तो R1 कैपिटल में, R2 R3 से, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 2 रो, 1 2 3, तो ये आपको हो गए रो। इसी में तीसरा पॉइंट, द वर्टिकल लाइंस, द vertical lines counting from left to right is called column, and it is denoted by C1, C2, C3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट की तरफ वर्टिकल, तो 1 2 3 4, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। और डिनोट करते हैं किस तरीके से, तो ये कैपिटल C, और उसके बाद उसके बॉटम प्लेस पे आपको क्या लिखना है, तो 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट, AIJ denotes the element of ith row and jth कॉलम। ये आप एग्जांपल से समझिएगा। बोला इसमें ये जा रहा है कि अगर मान लीजिए, इसका एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं, ठीक, अगर मान लीजिए ए कुछ इस तरीके का एक डिटरमिनेंट दे रखा है, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, आप भी समझ रहे हैं। और आपसे यहां ये पूछ दिया कि यहां पे बताओ A13 क्या होगा, तो A13 का मतलब हो गया कि वो एलिमेंट हमें चाहिए जो कि पहले रो और तीसरे कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो पहला रो ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो पहला रो और तीसरा कॉलम से कौन सा चीज बिलोंग कर रहा है, तो आप खुद देख लो कितना, 3। या इसी चीज को हम दूसरे वे में सोचेंगे कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, तो 3। यही आपसे पूछ दे A21 क्या होगा, तो दिमाग ये लगाओ कि दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है, तो 2 है। लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग ये हुआ कि दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, तो 2। क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं इस पे। अब हम लोग आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट कहता है कि n एलिमेंट Aij is called diagonal element। यानी कि अगर आपका कोई भी डिटरमिनेंट दिया है और आपसे ये बोला जा रहा है कि Aij क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट है,
और ऐसा संभव तब होगा जब एन एलिमेंट एज इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट व्हेन जब I और J आपस में बराबर होगा। जैसे A11, A22, A33, A44, ANN, तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। नेक्स्ट 6th नंबर, द लाइन along with diagonal elements the line along with diagonal elements is called main diagonal या प्रिंसिपल डायगोनल। यानी कि आपको यह बोला जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे 2 3 4 3 4 5 5 6 7, मान लीजिए ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें एक और चीज आप छोटा सा जानिए कि डिटरमिनेंट को या तो हम लोग कैपिटल डी या तो हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक आपका डिटरमिनेंट दिया है, इसमें डायगोनल वाला एलिमेंट यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। तो इन तीनों एलिमेंट जिस लाइन में लाई करेगा उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है। और आपका लास्ट पॉइंट है ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 is denoted by this। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो बस इसी तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, एंड इट्स वैल्यू इज इटसेल्फ ए। और इसका वैल्यू वही हो जाएगा जो इस डिटरमिनेंट के इनसाइड है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, तो इसको मोड पढ़ते हैं। तो आप यहां पे स्टार देके पॉइंट जरूर लिखिएगा कि दिस इज रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट एज मॉडुलस ऑफ ए। यानी कि आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं। इसमें बहुत बच्चा बाय मिस्टेक ही लेकिन मिस्टेक जरूर कर देता है, तो इन चीजों का भी आप ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग देते हैं माइनर ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि नेक्स्ट आपका हेडिंग हो गया माइनर। अब इसमें सबसे पहला चीज तो आपको कोफैक्टर हम मैट्रिक्स में पढ़ा चुके हैं, तो लगभग कोफैक्टर के ही जैसा माइनर भी होता है। आप ये कह सकते हैं कि कोफैक्टर माइनर से ही बनता है, लेकिन वहां पे हम लोग माइनर नहीं पढ़े थे। तो सबसे पहले माइनर का हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखिए द डिटरमिनेंट that is left by
the determinant that is left by removing the row and column passing through the element Aij is called minor of Aij, and it is denoted by और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से MIJ से, यानी कि ये कोफैक्टर के जैसा ही कुछ डेफिनेशन हो गया माइनर का भी। कोफैक्टर में भी क्या था कि जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर चाहिए होता था उस पूरे कंप्लीट रो और कॉलम को हम लोग रिमूव करते थे। यहाँ पे भी वही चीज बोला गया है कि अगर हमें AIJ का माइनर चाहिए तो हम उस पूरे रो और उस पूरे कॉलम को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे और जो बच गया उसको लिख लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा माइनर। तो फिर बोलोगे सर किसमें लिखेंगे, मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में? तो बच्चे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो उसी का डिटरमिनेंट वैसे भी लिख दिया ना, द डिटरमिनेंट दैट इज लेफ्ट बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट Aij इज कॉल्ड माइनर ऑफ Aij एंड इट इज डिनोटेड बाय Mij। इस चीज को आप ध्यान से और याद रखिएगा। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल स्वरूप यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट आपको गिवन है और यहां आपसे बोल दिया कि फाइंड कीजिए M11, यानी कि हमें पहले रो के पहले एलिमेंट का माइनर चाहिए। तो पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है, तो A1। इसका मतलब ये हो गया कि माइनर ऑफ A1, और माइनर ऑफ A1 के लिए A1 जिस रो और कॉलम में है, तो जिस रो और जिस कॉलम में रिमूव कर दो, क्या बच गया, क्या B2 B3 C2 C3, यानी कि आपका जो माइनर हो गया वो हो गया ये चीज। उल्टा लिख दिया क्या, B2 C2 B3 C3। इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। वो बच्चे नहीं समझे होंगे जो मैट्रिक्स का लेक्चर कंप्लीट नहीं पढ़े होंगे, वही तो नहीं समझे होंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां बोलिए M23, तो M23 का मतलब हो गया कि दूसरे रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट का माइनर चाहिए, या फिर ये बोलिए कि दूसरे रो के तीसरे एलिमेंट का माइनर चाहिए। दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, C2, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यहां माइनर ऑफ C2, और C2 का माइनर, तो C2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको रिमूव कर दीजिए। चलिए भाई रिमूव कर दिए, क्या बच गया, A1 B1 A3 B3, यहाँ हो गया आपका A1, यहाँ हो गया B1, यहाँ हो गया A3, यहाँ हो गया B3, और यही आपका क्या हो गया, तो माइनर। चलिए एक आधा और करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको बोल दिया M2 निकालने का, तो दूसरे रो के दूसरा एलिमेंट, यानी कि आपसे यहां पूछा जा रहा है माइनर ऑफ किसका, तो माइनर ऑफ B2। तो B2 जिस रो और कॉलम में है, B2 जिस रो और कॉलम में, तो जिस रो और जिस, रिमूव कर दीजिए, क्या बच गया, दिख रहा है आपको, क्या बच गया, A1 C1 A3 C3, तो उसी का जो डिटरमिनेंट हो जाएगा A1 C1 A3 C3, यही हो गया हमारा M22, यानी कि माइनर ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच लाई इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। एक और देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ के M31, तो M31 यानी कि आपसे पूछा जा रहा है माइनर ऑफ
कौन सा भाई एलिमेंट कौन सा है, तीसरे रो का पहला, तो A3। तो A3 जिस रो और कॉलम में रिमूव कर दो, A3 वाला रो कॉलम रिमूव हो गया, B1 C1 B2 C2, यही हमारा आंसर। तो आप जो है पहले यहां तक नोट कीजिए। तो माइनर के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी देंगे कोफैक्टर। ऑफ एन एलिमेंट। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दोबारा, तो टेंशन ना लीजिए। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मैट्रिक्स नहीं बोला था सर अगर 4 ऑर्डर करें तब कैसे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो इस वजह से हम ये पढ़ा रहे थे इसे। तो कोफैक्टर भी एक प्रकार का माइनर है, वैसे भी कोफैक्टर बता चुके हैं। तो सीधे लिखिए कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by Cij। यानी कि कोफैक्टर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये जो हमारा Cij होगा वो Mij के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा? Mij के ही बराबर होगा। एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है। और प्लस कब आएगा? तो जब I और J को ऐड करके इवन आ जाए, तो यहाँ प्लस रहेगा। और अगर I और J को ऐड करके ऑड आ जाए, यानी विषम संख्या और नंबर, तो हम इसके आगे में क्या लगा देंगे? तो माइनस लगा देंगे। अब इस पे हम लोग दो छोटा छोटा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कंसीडर और डिटरमिनेंट टू 3 -1 और 5। मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट दिया है और आपसे बोल दिया कि वो आप जो है ना C22 फाइंड करो, यानी कि दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट। यानी आपसे यहां कोफैक्टर पूछ दिया, कोफैक्टर ऑफ 5, और 5 के कोफैक्टर के लिए 5 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव करो, क्या दिख गया? 2 डिटरमिनेंट मोड नहीं डिटरमिनेंट, और ये 2 और 2 का ऐड करके कितना? 4, और ये इवन तो प्लस ही देगा, और 2 का डिटरमिनेंट कितना? 2, यानी यही हमारा आंसर। अब मान लीजिए एक छोटा सा और इसमें क्वेश्चन पूछ दिया C12, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कोफैक्टर ऑफ पहले रो के दूसरे एलिमेंट का जो है कि 3, और 3 को जब हम रो और कॉलम से रिमूव कर देंगे तो बच गया -1। तो -1 किस में? डिटरमिनेंट में। और 1 और 2 को जोड़ करके कितना? 3। सम या विषम? तो सम कहने का मतलब और जैसे ही ऑड आएगा क्या लगा दोगे? माइनस। यहां -1 का डिटरमिनेंट तो -1, यानी कि आपका वैल्यू यहां से हो जाएगा -(+1)। बच्चे इनको आप जरा ध्यान से, और अगर इसमें दिक्कत हो तो कोफैक्टर पे तो पूरा लेक्चर ही हमने दे रखा है, पूरा कंप्लीट लेक्चर। आप सर्च कीजिएगा, लेक्चर हेडिंग में आपको मिल जाएगा कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो और बढ़िया ढंग से उस पर क्वेश्चन वगैरह भी करवाए हैं। अगर ज्यादा दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो आप वहां से भी उठा के लेक्चर देख सकते हो। अब इसी में एक और एग्जांपल हम लोग करेंगे, एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लीजिए एक और डिटरमिनेंट 4 ऑर्डर का A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, A4 B4 C4 D4। जब रेगुलर क्लास चलता है तो बीच बीच में हम लोग बात भी कर लेते हैं, लेकिन संजोग खराब है, बात करने के लिए कोई सामने है नहीं। सामने बहुत है लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो बात भी नहीं कर सकते आप लोगों से। तो होता क्या है ना, क्लासरूम में फील आता है, और अभी उतना फील नहीं आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन लेक्चर में भी फील कब आता है?
जब आप लोगों का लाइक, कमेंट और व्यू मिलता है तो ऑफ कोर्स फील आता है कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं मेरी बातों को। और हर एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी होता है, खासकर मैथ से तो आसान ना आपको फिजिक्स मिलेगा ना आपको केमिस्ट्री, गारंटी के साथ कह सकते हैं। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स का जरूरत पड़ेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जरूरत आपको मेडिकल वालों को थोड़ा सा कम पड़ता है फिजिक्स में, लेकिन पढ़ता है, को छोड़ करके सबको पढ़ता है। कंपटीशन कोई भी बुक उठाओ ना, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, इंजीनियरिंग करो, तो वो तो है ही मैथ, तो वहाँ भी आपको मैथ्स मिलता है। और वो भी खासकर डिटर्मिनेंट, अगर आप बीएससी करते हो, साइंस से आप ग्रेजुएशन करते हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वहाँ भी आपको टकराएगा। यानी कि ये वैसे भी आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए अच्छे से। जब मिल रहा है सामने, सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या दिक्कत। डाटा तो तुम लोग शायद पहले ही वीडियो वगैरह देख के उड़ा देते हो। गार्जियन 10 GB तो नहीं ना डेली वाला करवा के देगा तुमको, तो बहुत बच्चे ये भी करता है, पहले ही 2 GB खत्म, पता ही नहीं। सर का लेक्चर 12 बजे आएगा और इन भाई साहब का लेक्चर 8 बजे के बाद देखने लायक ही नहीं, मेमोरी बचा हुआ रहता है, बचता ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, यूटिलाइज करो टाइम को, जितना यूटिलाइज अभी तुम कर सकते हो। बोलता है ना समय खराब है, स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव समय है पढ़ाई करने को, क्योंकि कोई काम धाम नहीं। गार्जियन ये भी नहीं बोलेगा जाओ थोड़ा बाइक से वहाँ होके आओ, जाओ थोड़ा मार्केट सब्जी लेके आओ, तो ये भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो आपके पास अभी बहुत समय है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। अब चलो ज़्यादा बात करेंगे तो फिर बोलोगे सर पकाना शुरू कर दिए हैं। अब जैसा कि ये डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का दे रखा है और आपसे यहाँ बोल दिया कि सर हमें C12 चाहिए, यानी कोफैक्टर चाहिए किसका, तो दूसरे रो सॉरी पहले रो के दूसरे एलिमेंट का नाम नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि पहले रो के दूसरे एलिमेंट में, पहले रो के सेकेंड में, मतलब कि पहला रो का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, तो पहला रो का सेकेंड एलिमेंट B1, यानी ये कंप्लीट रो और ये कंप्लीट कॉलम रिमूव हो गया। कुछ दिख रहा होगा आपको, तो जो चीज आपको दिख रहा है अभी वही डिटर्मिनेंट के अंदर अरेंज कर दीजिए जिस तरीके से है उसी तरीके से। यानी कि दिख गया आपको A2 A3 A4 C2 C3 C4 D2 D3 D4 और एक और 2 को जोड़ के 3 विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, तो माइनस। यही हो गया हमारा C13। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर अब कैसे, अरे अब हो गया यही आंसर। डिटर्मिनेंट सोल्व करना अभी हम बताएंगे, ट्रिक पहले बता चुके हैं। अब रेगुलर जो तरीका होता है, एक्चुअल तरीका होता है, वो आज बताएंगे आपको। तो ये हो गया आपका C12। अब यहीं पे अगर आपको बोल दे C32, तो C32 खोजिए, किधर है C32, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट B3, यानी आपसे कोफैक्टर पूछा जा रहा है इस B3 का, इसका इस B3 का। B3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो रिमूव हो गया और जो बच गया उसको आप अरेंज कर दीजिए। यहां बच गया A1 C1 D1 A2 C2 D2, ये तो रो उड़ गया है, A4 C4 D4 और फिर से 3 और 2 यानी कि 3 और 2 को ऐड करके 5 यानी कि ऑड यानी कि माइनस। अब ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, तो सॉल्यूशन। तो ये है आपका क्या चीज, तो कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर के बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है साइन सिस्टम। साइन सिस्टम फॉर डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर आपको डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन वगैरह पूछ दे, जैसे मान लीजिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, तो इसमें पहले एलिमेंट का साइन प्लस, इसके बाद माइनस। और डिटर्मिनेंट में भी यही रूल होता है कि एक प्लस के बाद दूसरा साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस,
और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो ये हो गया साइन सिस्टम। अब यही मान लीजिए 3 ऑर्डर का, तो पहला स्टार्ट हमेशा प्लस से करेंगे, बस चेंज करते जाइए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। फिर कोई बोलेगा आगे क्यों नहीं पढ़ रहे, तो हमें 3 ऑर्डर का ही चाहिए ना, तो हम लोग 3 तक ही इंडिकेट करेंगे ना। अब जैसे 4 ऑर्डर का, तो यहाँ प्लस पे स्टार्ट होना ही है, सिंपल है, प्लस के बाद यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, बस चेंज करते जाइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हो गया आपको क्या चीज, तो साइन सिस्टम फॉर डिटरमिनेंट। हम आप एक्सपेंशन पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले इसको नोट कीजिए। तो बच्चों साइन सिस्टम के बाद अब जो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जिस चीज का मतलब होता है डिटरमिनेंट में, वो पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आप हेडिंग दे दीजिए एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 2 का, जो कि आप पहले से जानते हो। किस ऑर्डर का, ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का मतलब हो गया कि अगर एक डिटरमिनेंट आपको 2 ऑर्डर का कुछ इस तरीके से गिवन है, A1 B1 A2 B2, तो पहला चीज तो आपसे यहां ये पूछा जा सकता है कि इसको कितने तरीके से आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है उस डिटरमिनेंट के गिवन ऑर्डर पे, कहने का मतलब रो और कॉलम पे। तो बच्चे इसमें कितने रो हैं, तो 2 रो है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2। यानी इस चीज को आप 4 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। किस तरीके से, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको बोल दिया कि एक्सपेंड थ्रू कॉलम 1, मान लीजिए कॉलम 1 से बोल दिया, तो सबसे पहला काम यहां होता है कि आप कॉलम 1 का साइन डिसाइड कीजिए। कॉलम 1 में एलिमेंट है कौन कौन सा, तो A1 A2, तो यहां तो साइन आपको पता ही है प्लस होता है, और यहां क्या चीज, तो माइनस। और एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है बच्चे कि आप सबसे पहले इस A1 को लिखिएगा, साइन प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। A1 को लिखने के बाद A1 जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव करके जो पार्ट बचेगा उसको डिटरमिनेंट में, तो आप ईमानदारी से देखिए क्या बच रहा है, B2, यानी कि A1 के साथ में यहां डिटरमिनेंट बचेगा B2 का, और फिर बीच में यहां माइनस A2, और A2 जिस रो और कॉलम में रिमूव करने के बाद जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, जो कि बच गया B1। और यहां आप अगर इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। और बच्चे आपने एक तो इस टाइप के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन 10th में ही, जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सर बताए होंगे तभी बता दिए थे कि इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि A1 मल्टीप्लाई होता है किससे, B1 से, A1 मल्टीप्लाई होता है B2 से, फिर बीच में माइनस, और A2 मल्टीप्लाई होता है किससे, B1 से। तो इसका वैल्यू तो आप पहले से भी ये जान रहे हो, और अब जो हम कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करके निकाले वो भी वही है वैल्यू। अब कोई बोलेगा कि सर कोई और दूसरा, यानी कि एक्सपेंड थ्रू रो 2, R2 के थ्रू एक्सपेंड कीजिए, दूसरे रो के थ्रू। तो सबसे पहला काम यहां पे आप दूसरे रो का ऑर्डर डिसाइड करिए। तो चलिए हम लोग यहां पहले एक बार फिर से डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, A1 B1 A2 B2। और दूसरे रो में कौन कौन सा यह एलिमेंट है बच्चे, तो A2 और B2, उसका साइन क्या होगा, तो ये प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस, ये क्या होगा प्लस। तो साइन डिसाइड करने के बाद आप लोग सबसे पहले यहां उठाइएगा माइनस A2 को। माइनस A2 को जैसे सेलेक्ट किए, माइनस A2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कीजिए, क्या बच गया B1, यानी कि यहां हो जाएगा B1 का डिटरमिनेंट। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, तो प्लस B2,
और B2 को रिमूव करने के बाद जो बच गया उसका डिटरमिनेंट जो कि क्या है, तो A1। और जब इसको अच्छे से लिखिएगा तो ये हो जाएगा -A2B1 प्लस B2A1, और इसका भी वैल्यू वही होगा जो पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यानी कि आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करोगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये हम आपको प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है, 2 ऑर्डर का बहुत आसान है, हम लोग 3 ऑर्डर पे थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आप समझ गए होंगे, ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का अगर डिटरमिनेंट दिया है तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा। तो पहले तो डिटरमिनेंट A1 B1 C1 चेंज कर दिए थोड़ा सा, A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें कितने रो, 3 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम, यानी कि 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। कितने तरीके से, 6 तरीके से। अब यहां पे पहला, अगर आपको बोल दिया कि एक्सपेंड थ्रू R1, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला एक्सपेंशन, R1 के थ्रू एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आप R1 का साइन डिसाइड कीजिए। तो ये स्टार्ट होगा किससे, प्लस माइनस प्लस, साइन डिसाइड हो गया, इसमें भी दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप चुनेंगे A1 को, A1 को चुन लिए। अब A1 जिस रो और कॉलम में रिमूव कर दीजिए, कर दिए, क्या बच गया, B2 B3 C2 C3। यहां लिख देंगे B2 B3 C2 C3, यानी A1 एलिमेंट जिस रो और कॉलम में था उसको हटाने के बाद ये लिख दिया। अब सेकंड एलिमेंट क्या चुनेंगे, तो -A2, A2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव करो, क्या बच गया बच्चे, B1 C1 B3 C3। अब यहीं पे लास्ट में आएगा प्लस A3, A3 जिस रो और कॉलम में उसको भी रिमूव कर दीजिए, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, तो क्या बच गया, B1 B2 C1 C2। अब आप इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये A1 तो रहेगा ही, यहां ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर बीच में माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि ये हो गया आपका B2 C3 माइनस C2 B3। यहां -A2 के साथ हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3, और यहां +A3 के साथ हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। और यही हमारा आंसर सोल्व करने के बाद। तो ये तो चलो हम लोगों ने एक्सपेंड किया R1 के थ्रू। अब हम लोगों को अगर बोला जाए कि एक्सपेंड थ्रू कॉलम 2, किसके थ्रू, कॉलम 2 के थ्रू एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहला चीज यहां पे हम लोग कॉलम 2 का साइन लिख लेते हैं। कॉलम 2 यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस। साइन स्कीम में, साइन सिस्टम में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होगा ना। तो साइन पहले सेट कर दिए, ठीक। सबसे पहला एलिमेंट चुनेंगे -A2, क्या सिलेक्ट करेंगे, -A2। -A2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कीजिए, कर दिए, क्या बच गया, B1 C1 B3 C3। जिस रो और कॉलम में था उसको रिमूव करने के बाद जो बचा एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट के अंदर अरेंज कर दिया। -A2 के बाद आपका क्या दिखेगा, तो +B2, +B2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव करो, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3, और लास्ट में आप -C2 लिखोगे, और -C2 जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव करने के बाद आपका ये बच गया, क्या बच गया, A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3।
और यहाँ हो जाएगा -a1, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो b1c3 -c1 b3, फिर यहाँ प्लस b2, तो ये हो जाएगा a1c3 -c1 a3, और यहाँ -c2 तो a1b3 -b1 a3, यही आपका आंसर। और अगर आप इसका आंसर मिलाओ तो दोनों भी सेम होगा, यानी आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा सेम आने वाला है। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक छोटा सा 2 ऑर्डर पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया सोल्व द डिटरमिनेंट 2 4 -1 3, तो बहुत आसान है, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा डिटरमिनेंट का 2 ऑर्डर का है तो 2 क्रॉस 3 तो 6, फिर बीच में माइनस, और -1 क्रॉस 4 यानी -4, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया 10, ये आपका आंसर। 3 क्रॉस का हम लोग अभी करेंगे, तो आप टेंशन न लीजिए, पहले आप इसको नोट कीजिए। एक्सपेंशन हम लोग 4 ऑर्डर का भी एक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे, तो आप इसको पहले नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर 4 के लिए, तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 4, तो सबसे पहले 4 ऑर्डर के लिए एक हम लोग को डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा 4 ऑर्डर का, तो a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, a4 b4 c4 d4, और यहां मान लीजिए आपको एक्सपेंशन बोल दिया, एक्सपेंड थ्रू सीधे R2 से करते हैं। तो R2 से एक्सपेंड करने के लिए पहले आपको R2 का साइन लिखना पड़ेगा, तो R2 का साइन प्लस यहां होता है, यहां क्या होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले चुनेंगे -b1, जैसे -b1 चुने तो -b1 जिस रो और कॉलम उसको रिमूव कर दीजिए, बच गया आपका a2 a3 a4 c2 c3 c4 d2 d3 d4, और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आता होगा। फिर प्लस b2, तो प्लस b2 के लिए ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, बच क्या गया, तो a1 a3 a4 c1 c3 c4 d1 d3 d4। आप ध्यान से देखो और अच्छे से देखो। अब -b3 जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव कर लो, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, तो a1 a2 a4 बचेगा, c1 c2 c4 बचेगा, d1 d2 d4 बचेगा, और लास्ट में प्लस b4 लेंगे, तो b4 जिस रो और कॉलम में वो रिमूव करने के बाद बचेगा a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3, और 3 ऑर्डर का सोल्व करना आपको आता होगा। फिर बहुत बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर इतना लेंदी कैसे करेंगे, तो पहला चीज तो आपसे 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बहुत कम ना के बराबर पूछता है। दूसरा चीज जब भी पूछेगा तो इसमें भी कुछ कंसेप्ट ऐसा रहेगा कि डिटरमिनेंट बहुत इजी वे में निकलेगा, तो फिर कोई बोलेगा सर वो बता दीजिए ना सीधे, इतना कहानी क्यों पढ़ा रहे, तो उसके लिए आपको 2 लेक्चर कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बाद बताया जाएगा, यानी कि आपको 2 लेक्चर वेट करना है। उसके बाद ये भी आपको लगेगा तो ये भी कुछ नहीं है, ये तो आसान है, इजी है, ठीक है, सही है ना। हाँ, अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं जितना अभी तक पढ़े हैं उसी के बेस पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चे, ये एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले जो सोल्व करेंगे तो एक्सपेंड करते हैं, किसके थ्रू कर ले, तो पहले R1 के थ्रू। तो एक्सपेंड थ्रू R1, इसको डेल्टा 1 मानेंगे। तो जैसे ही R1 के थ्रू एक्सपेंड करने को बोला तो R1 का साइन डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहले यहां प्लस माइनस प्लस 1 रखेंगे। तो जैसे ही 1 रखे तो 1 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दो, क्या बच गया, तो 4 9 -1 6। फिर आपका -2 हो गया, -2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दो, 3 9 2 6 हो गया। फिर +4 और 4 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव करने के बाद हो जाएगा 3 4 2 -1। और दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको आता होगा क्या, तो ये हो गया 1 6 4 24, फिर माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ -2 6 3 18 -18 0, यहाँ -3 -8, यहाँ से आपका 24 9 33, यहाँ से आपका 0 8 3, यहाँ से -44, यानी कि आपका यहाँ हो गया -11। अब यहाँ हम लोगों ने R1 के थ्रू एक्सपेंड कर, अब यहां हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, किसके थ्रू कर ले बच्चे, एक्सपेंड थ्रू कॉलम 2 के थ्रू। तो पहले कॉलम 2 का साइन डिसाइड कीजिए। तो चलिए इस साइन को रिमूव करके सिर्फ कॉलम 2 का साइन डिसाइड करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस। अब यहां देखिए इसको हम डेल्टा 2 माने हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा -2 और -2 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दो, क्या बच गया 3926। फिर इसके बाद आपको +4 बच गया, +4 जिस रो और कॉलम में उसको भी रिमूव करो, तो ये भी रिमूव ये भी रिमूव, क्या बच गया 1426। और फिर हम लोग माइनस, ये वाला माइनस और यहां -1, और इस -1 के बाद जो ये पूरा रो पूरा कॉलम खत्म, क्या बच गया 1439। अब यहां पे आप इसको लिखिए। तो 18 - 18, ये भी 0, यहां 6 - 8, यहां माइनस माइनस +1, और ये हो गया 9 - 12, यानी कि यहां से तो आपका 0 हो गया, ठीक है। यहां -2 बचा ना, -8, यहां -3, यानी कि -11। ये आपका क्या हो गया आंसर। हम तो पहले बोल चुके थे किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करोगे आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। एक और मेथड यहां देख लेते हैं, समझ लीजिएगा बच्चे। एक्सपेंड थ्रू रो 3 के थ्रू एक्सपेंड। तो रो 3 का साइन, तो रो 3 के साइन के लिए प्लस माइनस प्लस, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस। तो चलिए पहले 2 को चुनेंगे, डेल्टा 3 इसको मानते हैं, डेल्टा 3 इसको माने, 2 को सिलेक्ट किए, 2 के आगे प्लस है, ठीक है। तो +2 के बाद जिस रो कॉलम उसको रिमूव कीजिए, क्या बच गया 2449। फिर आपका -1, तो चलिए +1 ही कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कॉलम रो रिमूव हो गया, क्या बच गया 1349। लास्ट में आपका +6, 6 हटाने के बाद 1 2 3 4। अब यहां पे आपका हो गया 2 9 2 18 -16, 9 -12 और 6, तो 4 - 6। यहां आपका हो गया 4। जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आता हो, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। यहां -3, यहां बच जाएगा -2, तो -12,
तो -15 में 4 जोड़ेंगे तो -11, यानी कि आप किसी भी तरीके से सोल्व कीजिए, आपका आंसर क्या है, तो सेम आने वाला है। तो देयरफॉर यहाँ आप अपना नोट कर लीजिएगा लास्ट में, देयरफॉर Δ1 बराबर Δ2 बराबर Δ3, कहने का मतलब तीनों का वैल्यू सेम है, और कितना है, तो -11, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर। तो आप इसको भी नोट कीजिए। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हम आपको जाते थे कुछ और भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप एकदम नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए मैट्रिक्स का कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो हम टॉपिक बाय टॉपिक रेगुलर वे में अपलोड करते हुए भी चल रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के तौर पे मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि केसी सिन्हा के भी सॉल्यूशन का वीडियो बना के आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन पहुंचेगा जरूर, देर से ही सही। और दूसरी चीज़ कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं उनको बताइए कि डिटर्मिनेंट नया टॉपिक है, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से वो हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इस टाइम पे आपके पास, मतलब ये जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पास काफ़ी समय है, काफ़ी समय है। आप इन सारे चीज़ों का अच्छे ढंग से यूज़ कीजिए, कहने का मतलब मोबाइल का यूज़ अच्छे ढंग से कीजिए, और पढ़ाई में ज़्यादा कीजिए। मैथ्स अगर हमारे यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका मैथ्स अच्छा ही जा रहा है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर वे में तब। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी किन्हीं भी टीचर का जिनका लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए उनका भी लेक्चर देखिए, ताकि मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपका सही ढंग से, सुचारू ढंग से, नियमित रूप से कवर होता चले। क्योंकि एक बच्चा क्या करता है, एक सब्जेक्ट के पीछे लगे रह जाता है, दिन भर इसी पे टाइम बिता देता है। आपके लिए तीनों सब्जेक्ट जरूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी, और साथ साथ इंग्लिश अगर है आपका तो इंग्लिश भी, इंग्लिश वैसे सबका रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है।